नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैंने डॉक्टर दुष्यंत को पृथ्वीराज पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। पृथ्वीराज डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी निर्देशित एक फिल्म है जो 21 जनवरी 2021 को रिलीज हो रही है। रिलीज़ के पहले ही इस फिल्म को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, कुछ विवाद हैं। करणी सेना की अपनी मांग है, वह कितनी सही या गलत है उस पर अलग से बात हो सकती है। फिलहाल पृथ्वीराज के संदर्भ में इतिहास और कविता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर दुष्यंत ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने साहित्य और इतिहास का भरपूर अध्ययन किया है और इस क्षेत्र में होने वाली बहसों से वे वाकिफ़ हैं। वे इन सारी जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में अपने अनुभव और अपनी जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। नमस्कार। सिनेमा हॉल के दर्शकों और तमाम मित्रों को मैं अभिवादन करता हूं और मुझे सिनेमा हॉल की तरफ से ये आदेश हुआ कि मैं अपनी बात कहूं। हाल में मैंने एक लेख लिखा जो अमर उजाला में कल छपा, इतिहास की नदी में, कविता की नदी में इतिहास की नाव, और उसके इस हवाले से कुछ बात मैं संक्षेप में करूं। तो मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि मैं अपने आप को इतिहास के अधिकारी विद्वान की तरह आपके सामने नहीं रख रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपके सामने हूं जो साहित्य और कलाओं में भी खास तौर पर सिनेमा से मैं जुड़ा हूं अपने कर्म क्षेत्र के रूप में, और मेरी पढ़ाई इतिहास में हुई है। तो मुझे ये लगता है कि मैं इस विषय पर बात करने का अधिकारी थोड़ा बहुत जो होता हूं वो इसलिए होता हूं कि मैं किसी भी इतिहास के आदमी से ज्यादा साहित्य और कलाओं से जुड़ा हूं, और साहित्य और कलाओं के किसी भी आदमी से ज्यादा इतिहास से जुड़ा हूं, या उसके मैं थोड़ा बहुत अकल रखता हूं, उससे ज्यादा रखता हूं। तो ये दोनों तरफ होने की वजह से मैं ये कहता हूं कि भाई साहित्य के आदमी को कलाओं की उस संजीदगी या उस आत्मीय संबंध का होना दुर्लभ होता है। वो हो भी सकता है, बहुत से लोग हो जो इतिहास की दुनिया में हुए जो कलाओं से जुड़े रहे। कलाओं में लोग अपनी रुचि से इतिहास पढ़ते हैं और काम करते हैं। तो फिर एक पुल जैसा बनता है। मुझे लगता है कि मैं उस पुल पे खड़ा हूं, तो मैं शायद बात को उस तरह से देख सकता हूं कि दोनों की कुछ बुनियादी चीजों को अलग तरह से देखकर आपके सामने बात कर सकता हूं। तो संदर्भ दरअसल पृथ्वीराज फिल्म के से बनता है, जो पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई की रचना है, उस पर आधारित एक फिल्म की कल्पना और निर्माण डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और यशराज फिल्म्स ने किया है, और उस पे कुछ विवाद भी हैं। जब इतिहास आता है तो उसके साथ विवाद भी आते हैं। तो पहली बात जो मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि इतिहास के कुछ गिने चुने लोग पूरी दुनिया में इधर उधर बहुत बिखरे हुए लोग हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि घटनाओं की तरह ही संवेदनाओं का इतिहास होना चाहिए, और स्पोर्डिक तरीके से, चुटपुट तरीके से कुछ लोग अपनी तरह से इस पे काम भी करते रहे हैं। और जब संवेदनाओं के इतिहास की बात आती है, घटनाओं के इतिहास के साथ या उसके अलावा, तो एक स्रोत के तौर पे सबसे महत्वपूर्ण साहित्य कलाएं ही होती हैं। तो कविताओं में इतिहास कहने की परंपरा भारत में कविताएं हमारे यहाँ केवल कविता करने का माध्यम नहीं है। कविताएं दर्शन को बात कहने को भी तरीका रही। कविताएं इतिहास को, राजनीति को,
जीवन के हर पहलू को कविता में कहने की हमारे यहाँ परंपरा रही, तो इतिहास से भी उससे बचा नहीं रहा। तो हमारे यहाँ ये मान के चलिए कि इतिहास भी कविता में ही लिखा गया। तो पर एक बात यहाँ रेखांकित करने की है, वो ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले जब 1858 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्रॉपरली थी, बहुत सी डिग्रियों की, और उससे पहले केवल पाठशालाएं थीं और अनऑर्गेनाइज तरीके से शिक्षा व्यवस्था थी, उन सबको अंग्रेजों ने पश्चिम के मॉडल पे बनाया, तो इतिहास भी उस तरह से पढ़ाया जाने लगा नए तरीके से। तो एक इतिहास दृष्टि हमारे यहाँ पश्चिम से आती है। तो पश्चिम से आई हुई इतिहास दृष्टि एक नई दृष्टि थी, और हमारे यहाँ उसका घटाटोप ऐसा रहा कि उसका एक फैशन भी बन गया फिर कि यार जो पश्चिम के मानकों पर इतिहास नहीं है वो इतिहास ही नहीं है, चाहे हमारे यहाँ कविता में कहा गया भाई। पर हमारे यहाँ सालों से, हजारों सालों से कविता में ही इतिहास कहा जाता था, कवि ही अपनी दृष्टि से इतिहास लिखते थे। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है मेरे उस आर्ग्यूमेंट पे आने के लिए। तो कविता में इतिहास कहा जाना हमारे लिए एक बहुत सामान्य घटना। तो ये भी बार बार कहा जाता था, किसी भी चीज को अगर बहुत लंबे समय तक के लिए स्थायी बनाना है और बड़े समूह तक पहुंचाना है, लोगों की स्मृतियों में स्थापित करना है, तो उसे कविता में कह दिया जाए। तो ये काम इतिहास में भी होता था। तो कई बार प्रश्न ये उठाया जाता है कि कविता में जो इतिहास बताया जाता है वो इतिहास के मानकों पर खरा नहीं उतरता, उसमें आग्रह शामिल होते हैं, कवि उसमें रेटोरिक्स इस्तेमाल करता है, उसमें अतिशोक्तियां करता है, मेटाफर और बिंबों में पता नहीं बात को कहां का कहां ले जाता है। ये बहुत सुंदर सा एक साधारण सा आर्ग्यूमेंट इसके पक्ष में बनता है कि कविता में इतिहास की कितनी गुंजाइश होती है या नहीं होती है। तो कविता में इतिहास हमारे यहाँ कहा गया, पृथ्वीराज रासो भी उसी का एक हिस्सा है। अब जब अगर अब आधुनिक निकष पर भी देखेंगे, आधुनिक जो मानदंड है इतिहास लिखने के, तो उस लिहाज से पृथ्वीराज रासो अपने समय की कहानी कहता हुआ एक स्रोत तो है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महान हिंदू सम्राट, ब्ला ब्ला ब्ला, जिन भी विशेषणों से हम उन्हें संबोधित करते हैं, उसके उनके समय के एक व्यक्ति ने लिखा, तो वो ऑथेंटिक तो हुआ। पर इतिहास का कोई भी निष्कर्ष या कोई भी आर्ग्यूमेंट केवल सिंगल स्रोत पर आधारित होना दोषपूर्ण माना जा सकता है। गलत नहीं, दोषपूर्ण, मतलब वो संपूर्ण मानना या न माना जाए वो इतिहास लेखन की दृष्टि से कतिपय दोषपूर्ण। परंतु जब डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी पृथ्वीराज रासो पर आधार बनाकर अपनी फिल्म की कल्पना करते हैं और उसे मूल रूप देते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो इतिहास में लिख रहे। पहली बात, वो एक कला माध्यम में एक कहानी का रूपांतरण कर रहे हैं, जिस कहानी में उन्हें भरोसा लगता है कि एक कवि ने किस तरह से बात कही थी, और उन्हें वो लगता है कि वो पर्सपेक्टिव दिया जाना चाहिए और उस पर्सपेक्टिव से बात को फिर से कहा जाना चाहिए। तो वो जो ऐतिहासिक त्रुटि हो सकती है कि एक ही स्रोत को, एक ही किताब को आप संपूर्ण कैसे मान सकते हो कि यार सारी की सारी बातें उस आदमी ने सही लिखी हैं क्या? कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी होंगी, कुछ कल्पना का सहारा भी लिया होगा। तो उन सारी चीजों को और दूसरे किसी स्रोत से उनको पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। जब तक अगर इतिहास लिखा जाएगा तो हमें पुष्टि की अनिवार्यता जरूर पड़ेगी, जो हमें यहां नहीं पढ़ने वाली जब हम कला माध्यम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्क करने की जरूरत है। तो तीसरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वो ये है कि कविता की नदी में इतिहास की नाव, जो मैंने शीर्षक दिया, उसके हवाले से जो बात करना चाहता हूं, तो नाव का जो बिंब मैं लेता हूं तो वो यही से लेता हूं कि हिचकोले तो खाएगी, नदी में नाव होगी तो हिचकोले खाएगी, और पार लगाना न लगाना ये समय पर आधारित रहेगा। तो अब बात आती है उस प्रामाणिकता की जो व्यक्ति उसे डील कर रहा है।
तो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को मैं सालों से एक निर्देशक के तौर पे देखता रहा हूँ। कुछ मेरी छोटी छोटी मुलाकातें हैं उनसे। तो उन मुलाकातों के बरक्स और उनके काम के हवाले से, उनके व्यक्तित्व के हवाले से मैं 2-3 बातें बहुत संक्षेप में ही कह सकता हूँ कि इतिहास के स्कूल्स हमारे यहाँ, इतिहास लेखन के स्कूल्स हैं, इंपीरियलिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के कुछ लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने तरीके से भारत के इतिहास को देखना चाहा। दूसरा स्कूल था फिर इसके विरोध में पनपा हुआ, वो था नेशनलिस्ट स्कूल, कि भाई भारतीय नजर से भारत का इतिहास लिखा जाना चाहिए, एक वो स्कूल था। तीसरा स्कूल था जो बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, वो था मार्क्सवादी इतिहास लेखन। और फिर इन तीनों की ही कुछ कुछ शाखाएं प्रशाखाएं बनती चली गई। तो अगर उस स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हिस्टोरिकल राइटिंग के स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा के व्यक्ति हैं। वो इतिहास लेखन के मीडियम में काम नहीं कर रहे, वो कला माध्यम में काम कर रहे हैं, पर वो इंस्पायर्ड हैं या उस धारा के हैं जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा है। वो उनके काम में लगातार दिखता है, चाणक्य से लेके पिंजर, और सतत उनके कामों में दिखाई देता है। और मैं वैचारिकी में इस इतिहास दृष्टि से कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से मैं कितना जुड़ा हूं, जब मैं इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे था, तो मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। पर मैं इतना जानता हूं कि क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं अलग अलग दृष्टियों को इतिहास के समझने का एक मार्ग मानता हूं। उनमें हो सकता है कि टूल्स को ज्यादा मैं मार्क्सवादी को पसंद करूं, कभी इंपीरियलिस्ट तरीके से भी भारत को देखने की नजर अच्छी लगती है। राष्ट्रवादी तरीके को मैं इस रूप में जरूर देखता हूं कि यार हमारे पुरखे भारत को किस नजर से देखते थे, वो भी हमें देखा ही जाना चाहिए यार। तो उस तरीके से मैं ये कहूंगा कि पर मैं ज्यादा करीब अपने आप को राष्ट्रवादी इतिहास लेकर के नहीं मानता। परंतु मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी एक ऐसे समकालीन निर्देशक है, जो कम है ऐसे समकालीन निर्देशक जो इतनी प्रभुत मात्रा में पढ़ाई करते हैं। जिस विषय पर वो काम करते हैं उसको लेकर वो अनंत अध्ययनशील व्यक्ति है। मैं दावे के साथ उनके साथ आप विमर्श कर सकते हो, असहमत होते हुए विमर्श कर सकते हो, जो एक अत्यंत दुर्लभ चीज है। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि पृथ्वीराज रासो के जो तो कुछ विवाद है, उसकी ऐतिहासिकता के को प्रश्न भी हैं। एक तो ये कि पृथ्वीराज रासो जहां भी दुनिया में एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है, वहां एक अनिवार्य प्रश्न है कि कितनी ऐतिहासिक और ऐतिहासिक नहीं है। परंतु एक हिंदी काव्य के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है कि लगभग 2000 शब्दों की एक इतनी विस्तृत रचना जो है वो हमारे यहाँ हिंदी में हुई है। तो इन संदर्भों में हमें अपनी बात को सोचना समझना चाहिए कि आखिर एक कविता की किताब का निरूपण है, एडाप्टेशन है। उस एडाप्टेशन से में जो क्रिएटर है उसको क्रिएट कर रहा है, उसका उसमें अगाध विश्वास है। वो अपने उस अगाध विश्वास के साथ राष्ट्रवादी नजरिए से भारत को भारतीय दृष्टि से देखते हुए वो एक कहानी कह रहा है। और सहमतियां असहमतियां होती रहती हैं, उनसे आप कला माध्यम विचार की हर दुनिया में विमर्श की गुंजाइश, और विमर्श किसी भी ख्याल को, किसी भी पीस ऑफ आर्ट को खूबसूरत बनाता है। विमर्श ही आगे ले जाता है, कला माध्यमों को भी और समाज विज्ञानों को भी, इतिहास को भी विमर्श ही आगे ले जाता है कि विमर्शों से कुछ नए आयाम खुलते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि भाई ये अपने आप में इसलिए एक व्यापक मसला हो जाता है कि जब कोई इतिहास की चीज कविता के जरिए आई और उसके बाद वो सिनेमा में आती है, तो ये बात है कि कई महासागरों और मरुस्थलों को पार करते हुए एक कहानी हमें रूप बदल कर हमारे सामने आ रही है। तो मैं अपनी बात यही अंत देना चाहूंगा कि पृथ्वीराज फिल्म को एक कवि की रचना के उस पुनर्पाठ की तरह देखिए जो राष्ट्र प्रेम में डूबा हुआ
एक निर्देशक आपके सामने रख रहा है, और उसकी आलोचना के लिए, उस बहस के लिए, उसको पसंद करने नापसंद के लिए तो हम सब स्वतंत्र हैं। तो शायद मैं सिनेमा हॉल के दर्शकों की जानकारियों में और कुछ दृष्टिकोण नए देने में शायद कामयाब हुआ हूँ। अगर कुछ भी मुझे सफलता मिली होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।